उत्तर प्रदेश में बाय इलेक्शन होने हैं। 13 नवंबर की तारीख तय की गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा को 9 नए विधायक मिलने हैं। उससे पहले गर्मा गर्मी जारी है, राजनीतिक पारा बढ़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने कुछ दिन पहले ही अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस के साथ वो गठबंधन कितना सफलतापूर्वक चुनावी मैदान में उतरेगा, इसे लेकर लगातार ट्वीट्स कर रहे हैं अखिलेश यादव। अब आज जो नई जानकारी सामने आई है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले अपने 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कौन कौन से उम्मीदवार हैं, रजत ने पूरी लिस्ट देखी है, सारी जानकारियां रजत के पास हैं। रजत, पहले जो लिस्ट बीजेपी की तरफ से आई है उसके बारे में आप जानकारी दें हमारे दर्शकों को। मैं आपको सरसरी पढ़ देता हूँ लिस्ट में नाम किसका किसका है, क्योंकि अभी बीजेपी ने 7 सीटों पे अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। 2 सीटें अभी बची हुई हैं। हालांकि पहले 10 सीटों पर चुनाव होना था, मिल्कीपुर पे चुनाव टल गया है। एक पेंडिंग केस था जिसकी वजह से अभी मिल्कीपुर पे चुनाव नहीं हो रहा है। और बाकी जो 9 सीटें हैं उनमें से 7 के प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं बीजेपी। इसमें पहली मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा है, जहाँ से रामवीर सिंह ठाकुर को प्रत्याशी बनाया गया है। गाजियाबाद सदर विधानसभा से संजीव शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। अलीगढ़ की खैर विधानसभा से सुरेंद्र दिलेर को बनाया गया है। जो सबसे चर्चित सीट है, जहां से अखिलेश यादव विधायक थे, उसके बाद कन्नौज से सांसद बनते हैं और वो सीट खाली होती है करहल, वहां से अनुजेश यादव को टिकट दिया गया है। और फूलपुर जो प्रतापगढ़ प्रयागराज की है, इलाहाबाद की सीट है फूलपुर, वहाँ से दीपक पटेल को प्रत्याशी बनाया है। कटेहरी जो अंबेडकर नगर की सीट है, जहाँ से लालजी वर्मा विधायक थे और सांसद बन गए, वहाँ से धर्मराज निषाद को बनाया गया है। और आखिर में मझवा सीट है जो मिर्ज़ापुर की है, यहाँ से सुचिस्मिता मौर्य को बनाया गया है, जो पहले भी विधायक रह चुकी हैं। जी, तो ये वो 7 सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। रजत, अगर इन उम्मीदवारों के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से जानें और समझें, जैसे अगर सबसे पहले हम करहल सीट की बात करें, जहां पर समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप सिंह यादव को मैदान में उतार रखा है। अब उसके खिलाफ अनुजेश यादव, इनके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। अगर तेज प्रताप यादव का परिचय काफ़ी लोग जानते होंगे, मुलायम सिंह यादव के जो बड़े भाई हैं उनके ये पोते हैं तेज प्रताप यादव। और जो प्रत्याशी इनके अगेंस्ट बीजेपी ने उतारा है उनका नाम अनुदेश यादव है। ये संध्या यादव के पति हैं और संध्या यादव मुलायम सिंह यादव की भतीजी हैं और धर्मेंद्र यादव की बहन हैं। मतलब रिश्ते से अनुजेश यादव धर्मेंद्र यादव की जीजा लगे। जी, तो एक तरफ धर्मेंद्र यादव के जीजा हैं और दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव हैं। तो मतलब एक ही परिवार से 2 लोग सामने हैं। तो ये बीजेपी की एक अच्छी रणनीति देखी जाएगी और ये चुनाव कांटेगा दिखेगा इसमें। बिल्कुल, करहल के बारे में आपने बताया, लेकिन एक और दिलचस्प सीट है ऐसी ही, कठेरी की सीट, जहां से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहां से शोभावती वर्मा को मैदान में उतारा। उनके खिलाफ आपने बताया धर्मराज निषाद। और ये अयोध्या से सटा है अंबेडकर नगर, और अंबेडकर नगर की ये सीट है कटेहरी। यहाँ से जो शोभावती वर्मा है उन्हीं के पति यहाँ से विधायक थे और जो अंबेडकर नगर से सांसद बनते हैं लालजी वर्मा, मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। पहले बसपा के सीट पे टिकट पे चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद सपा में शामिल होते हैं, सपा की सीट से चुनाव जीतते हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, जिसके बाद सीट खाली होती है। और उसके बाद कटेहरी विधानसभा से उन्हीं की पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट मिलता है और जिसके विपक्ष में बीजेपी ने टिकट दिया है धर्मराज निषाद का। उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। धर्मराज निषाद पुराने नेता हैं और 3 बार के विधायक रहे हैं। बसपा से थे पहले, 2022 में ये बीजेपी में शामिल होते हैं। ये चुनाव भी लड़ते हैं लेकिन चुनाव हार जाते हैं। शायद अकबरपुर से इन्होंने चुनाव लड़ा था। और ये कटहरी के बड़े नेताओं में शुमार है, इनका नाम। हाँ, एक पुराने नेता हैं धर्मराज निषाद। 3 बार कटहरी के विधायक रह चुके हैं और 96 में पहली बार विधायक बने थे। और ये बसपा सरकार में, मायावती सरकार में 2007 से 12 के बीच ये मंत्री भी रहे हैं और 2022 में बीजेपी में शामिल होते हैं। उसके बाद अकबरपुर से चुनाव लड़ते हैं, हालांकि वो चुनाव हार जाते हैं और इस बार बीजेपी ने उन पे भरोसा जताया है और कटेहरी से उन्हें प्रत्याशी बनाया है। जी, कटहरी की मुकाबला भी दिलचस्प हो गया धर्मराज निषाद के उतरने से। अगर अगली सीट की बात हम करें रजत, फूलपुर में बीजेपी का उम्मीदवार की घोषणा आज कर दी गई है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मुर्तज़ा सिद्दीकी को फूलपुर से मैदान में उतारा था और बीजेपी ने दीपक पटेल को टिकट दिया है। हाँ, फूलपुर इस वजह से भी 2-3 दिन से चर्चा में थी क्योंकि फूलपुर, अभी ये कहा जा रहा है कि उपचुनाव सपा और कांग्रेस मिलकर लड़ने वाली है। और सपा ने कांग्रेस ने मांगी 5 सीटें थी, मगर सपा 2 सीटें देने को तैयार थी। हालांकि तीसरी सीट जिस पे चर्चा चल रही है वो फूलपुर है। हालांकि उन 2 में भी फूलपुर का नाम नहीं था। हाँ, वो फूलपुर नहीं मिला था। वो तीसरी सीट जो उनके हिस्से आ सकती है वो फूलपुर है। और फूलपुर से मैं आपको बता दूं, दीपक पटेल। हाँ,
दीपक पटेल से पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ से बीजेपी के विधायक थे प्रवीण कुमार, जो बाद में सांसदी फूलपुर से सांसदी का चुनाव लड़ते हैं, जिसकी वजह से ये सीट खाली होती है और दीपक पटेल को टिकट मिला है। और ये केशरी देवी पटेल जो यहाँ से सांसद रही हैं फूलपुर से, उनके बेटे हैं। तो ये चुनाव भी मजबूत है क्योंकि सांसद के बेटे को टिकट मिला है और उधर से मुर्तजा सिद्दीकी। हालांकि ये चर्चा चल रही है कि अगर कांग्रेस को टिकट दे देती है, ये गठबंधन में सीट चली जाती है, तो कांग्रेस किसे प्रत्याशी बनाती है। तो ये डायलेमा है फूलपुर की प्रत्याशी को लेके अपोजिशन की तरफ। हालांकि बीजेपी ने दीपक पटेल पर भरोसा जताया। जी बिल्कुल, फूलपुर की सीट पर भी दिलचस्प मुकाबला होगा क्योंकि इधर दीपक पटेल आ गए हैं और सामने मुर्तज़ा सिद्दीकी हैं। ऐसी एक और सीट मझवा की भी है जहां से ज्योति बिंद को पहले ही समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बता दिया था। और मझवा की अगर बात करें तो यहाँ से भी आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। सुचिस्मिता मौर्य चुनावी मैदान में है ज्योति बिंद के मुकाबले में। ये मैं बता देता हूँ कि यहाँ से निषाद पार्टी के विनोद कुमार बिंद विधायक थे, जो बाद में भदोही से उन्होंने चुनाव लड़ा और वो सांसद बनते हैं 2024 में। और उनके बाद ये सीट खाली होती है और जिसके बाद जो आपने बता दिया है, ये जो सुचिस्मिता मौर्य हैं, ये यहाँ से मझवा से पहले भी विधायक रही हैं, जो 2017 से 22 का टेन्योर है। तो अब इन्हें फिर से मौका मिला है। अब देखना होगा कि चुनावी परिणाम में कितनी कड़ा मुकाबला होता है। बिल्कुल, इसके अलावा और 3 ऐसी सीटें हैं रजत हमारे पास जिस पर अभी समाजवादी पार्टी या फिर हम कहें कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से सीट का या टिकट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने वहां से उतार दिया है। ऐसी पहली सीट है गाज़ियाबाद की सीट। गाज़ियाबाद का जो मुकाबला है, इस पर बीजेपी को अब पलड़ा भारी बताया जाता है और इस बार संजीव शर्मा चुनावी मैदान में है। ये अतुल गर्ग वाली सीट है। अतुल गर्ग गाज़ियाबाद सदर से विधायक थे, फिर वो सांसद बनते हैं, सीट खाली हो जाती है। उसके बाद बीजेपी अपना भरोसा जताती है संजीव शर्मा में। अभी संजीव शर्मा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं आ रही है। जानकारी ये है कि ये गाज़ियाबाद के जो बीजेपी के नगर अध्यक्ष हैं और अतुल गर्ग के खास माने जाते हैं संजीव शर्मा। ये पहले भी मेरी कुछ पत्रकारों से बात हुई थी तो अटकलें चल रही थी, संजीव शर्मा को टिकट दिया जा सकता है। संजीव शर्मा की तरफ से अतुल गर्ग पैरवी कर रहे थे, अतुल गर्ग के खास हैं। तो ये देखना होगा कि अब चुनाव में और क्या टक्कर होती है। शायद ये वही सीट है, उनमें से एक सीट है जैसा मीडिया में कहा जाता रहा है कि कांग्रेस को देने के लिए तैयार थी समाजवादी पार्टी। मगर ये उन दो में से एक खैर देने को तैयार है, एक गाज़ियाबाद देने को तैयार है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हमें ज़्यादा सीटें चाहिए। कांग्रेस ने 5 सीटें मांगी थी, सपा ने 2 देने की बात करी। हालांकि फूलपुर हो सकता है कि सपा कांग्रेस को दे दे, मगर ये अभी इस पर कोई पुख्ता फैसला नहीं हुआ है कि फूलपुर किसके हिस्से जाएगी। अगली सीट की बात अगर करें रजत, तो खैर की सीट भी है जिसका जिक्र अभी आपने किया अभी गाज़ियाबाद के साथ। तो यहाँ से बीजेपी ने सुरेंद्र दिलेर को चुनावी मैदान में उतारा है। जी, मैं खैर के बारे में आपको और सुरेंद्र दिलेर जो हैं यहाँ से हाथरस के सांसद राजीव दिलेर के बेटे भी हैं। यहाँ से पहले विधायक थे अनूप सिंह प्रधान, या अनूप सिंह कहते हैं, अनूप प्रधान वाल्मीकि के नाम से इन्हें कुछ लोग जानते हैं। ये वहाँ से विधायक थे जो बाद में मंत्री बनते हैं, मंत्री भी रहे हैं। ये योगी सरकार में उन्हें हाथरस से टिकट मिलता है, बीजेपी के टिकट पे वो सांसदी का चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, सीट खाली होती है। और उसके बाद बीजेपी की तरफ से खैर से सुरेंद्र दिलेर को उतारा जाता है। इनके पिता सांसद रहे हैं और ये कहा जाता है कि सांसदी के बाद उनको हार्ट अटैक से उनका देहांत हो जाता है, जिसके बाद ये अटकलें चल रही थी कि इनको टिकट मिल सकता है। और आज अनाउंस हो गया इनका नाम। और ये बीजेपी की मजबूत सीट भी बताई जाती है कि यहाँ बीजेपी का दबदबा रहा है। और ये भी एक ऐसी सीट रही है जिसपे समाजवादी पार्टी चाहती थी कि कांग्रेस अपना प्रत्याशी यहाँ से उतारे, लेकिन दोनों के बीच सामंजस्य नहीं बैठा इस सीट को लेकर भी। एक और सीट है कुंदरकी की। तो कुंदरकी की सीट पर रामवीर सिंह ठाकुर, जी हाँ, रामवीर सिंह ठाकुर जो कि पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया है रजत। हाँ, सपा से अभी यहाँ पे किसी की टिकट की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि ये वो सीट है जहाँ से जियाउर रहमान बर्क यहाँ से विधायक थे और जो बाद में चुनाव लड़ते हैं। जियाउर रहमान 2024 लोकसभा का और संभल से जीतते हैं चुनाव। और जियाउर रहमान बर्क शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं। इनके बाबा जो थे शफीकुर रहमान, जो बड़े नेता रहे हैं, जो 5 बार के सांसद रहे हैं, उनका देहांत हो जाता है। जब 24 का टिकट उन्हें मिलता है, देहांत हो जाता है चुनाव से पहले। उसके बाद जियाउर रहमान को टिकट मिलता है, वो संभल से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं। उनके बाद जब वो सांसद बन जाते हैं तो फिर ये
कुंदरकी सीट वेकेंट होती है और अभी कुंदरकी से समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रत्याशी नहीं घोषित किया गया है। हालांकि बसपा ने यहाँ से घोषित कर दिया है जी। और बसपा ने उतारा है रफुतुल्लाह खां उफ नेता छिद्दा, इन्होंने नामांकन भी भर दिया है, नामांकन भी कर दिया है। हालांकि ये भी बता दें दर्शकों को कि 25 तारीख नामांकन की आखिरी डेट है, कल है 25 तारीख। आज 7 प्रत्याशियों की सूची आ गई है बीजेपी की ओर से, अभी 2 प्रत्याशी बाकी हैं, सीसामऊ और मीरापुर। सीसामऊ और मीरापुर। सीसामऊ इरफान सोलंकी जहां से विधायक थे समाजवादी पार्टी के, और इरफान सोलंकी को 7 साल की जेल हो जाती है, जिसके बाद वो सीट वेकेंट होती है। समाजवादी पार्टी ने नसीम सोलंकी जो उनकी पत्नी है उन्हें टिकट दिया है। बीजेपी से देखना होगा कि किसे प्रत्याशी बनाया जाता है। जी बिल्कुल, तो ये वो तमाम सीटें थी जिस पर आज बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। उसके सामने समाजवादी पार्टी से कौन कौन उम्मीदवार हैं, रजत ने आपको बताया, बीजेपी के उम्मीदवारों के बारे में बताया। लगातार बाई इलेक्शंस पर ललन टॉप का कवरेज जारी है क्योंकि यूपी का चुनाव बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो गया है। बाकी बचे हुए सीट्स पर भी जैसे ही अनाउंसमेंट होता है सबसे पहले ललन टॉप पर हम आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। एक बात मैं आखिरी में ये जोड़ दूं, जैसे हम लोग जिक्र भी कर रहे थे कि 22 तारीख मतलब 2 दिन पहले, हाँ, जब मथुरा में संघ की कार्यशाला चल रही थी और जब योगी आदित्यनाथ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो एक खबर बनती है कि भाई उपचुनाव की लिस्ट से पहले और उपचुनाव होने से पहले जब योगी जो आरएसएस के जो संघ प्रमुख हैं मोहन भागवत से मिलने पहुंचते हैं तो वो 45 मिनट की मुलाकात होती है। हालांकि औपचारिक तौर से ये कहा जाता है कि वो जो शिष्टाचार भेंट है और जो प्रयागराज में कुंभ होने वाला है, महाकुंभ होने वाला है, उसका औपचारिक निमंत्रण देने गए हैं। हालांकि अंदर खाने खबरें ये आई कि उपचुनाव में उन्होंने संघ के स्वयंसेवकों की मदद मांगी है कि वो उपचुनाव में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, और क्योंकि ये एक जब से लोकसभा में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन कम रहा, सीटें कम आई, तब से ये कहा जा रहा था कि सीएम योगी की लोकप्रियता पे डेंट लगा है। तो ये एक मौका है उपचुनाव की, वो चीज़ें रिवाइवल हो सकती हैं। अगर उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन होता है तो वो एक छवि फिर से रेनोवेट होगी और फिर देखना होगा आगे क्या होता है। ये भी देखना होगा कि संघ की तरफ से अब क्या एक्शन प्लान होता है। बिल्कुल, तो ये दिलचस्प जानकारियां जो हैं ललन टॉप पर आपको लगातार मिलती रहेंगी। अंदर खाने की बातें भी जो हम तक आती हैं हम आप तक पहुंचाते हैं। ललन टॉप देखते रहिए, शुक्रिया।